बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा कार्नट इंजन। कार्नट इंजन की स्टेटमेंट क्या कहती है? अ कार्नट हीट इंजन इज़ अ हाइपोथेटिकल इंजन। हाइपोथेटिकल इंजन हम कहते हैं, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है फर्ज किया गया, या हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। ये ऐसा इंजन होता है जिसको हम एज्यूम करते हैं, दैट ऑपरेट्स ऑन द रिवर्सिबल कार्नट साइकिल। ये जो प्रोसेस है इसका ऑपरेशन का, वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर आप एक पॉइंट ए से आप शुरू होते हैं, ए से आप जाते हैं बी की तरफ और फिर बी से वापस ए की तरफ आते हैं, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है आपके पास। इसको बनाया किसने था? इसको सादी कार्नट ने 1824 में प्रपोज किया था। दिस आइडियल इंजन यूजिंग ओनली द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सिर्फ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस यूज़ करता है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसमें ये कहा गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना हीट इंटर होती है और ना ही लीव्स करती है। प्रिंसिपल क्या है कि ससूल भी ये काम करता है। तो कार्नट इंजन वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल हैज़ दैट अ साइक्लिक हीट इंजन। जिस तरह के एक साइक्लिक हीट इंजन होता है जो कि हीट लेता है और आगे काम करता है और फिर वापस दोबारा ये सिलसिला चलता रहता है, ये एक साइक्लिक हीट इंजन के तौर पे काम करता है। ये क्या करता है कि हॉट रिजर्वायर से या हॉट बॉडी से हीट एनर्जी को लेता है और उससे फिर वर्क डन में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो एनर्जी होती है, जो वेस्ट हो चुकी होती है, उसको फिर कोल्ड बॉडी से निकाल देता है। अब कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी हम पूरे इस चैप्टर में तकरीबन यही पढ़ चुके हैं। मैं इसको दोबारा डायग्राम के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। हॉट बॉडी का मतलब होता है HTR, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जहाँ से आपके पास हीट आती है इंजन में और फिर इंजन यहाँ से वर्क करता है, और जो फिर लॉस हो जाती है एनर्जी वो फिर LTR में से निकलती है। LTR मतलब कोल्ड बॉडी या लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। जो वर्किंग है कार्नट साइकिल की, वो एक आइडियल गैस को हम एज्यूम करते हुए पढ़ते हैं, और जो डायग्राम है हमारे पास वो क्या है? PV डायग्राम। हम पहले डायग्राम को देख लेते हैं, लेकिन चलो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। पहले डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम के बाद हम इन चीज़ों की तरफ जब आएंगे तो ये हमें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। इस ग्राफ में आपके पास 4 मराहल हैं। पहले मरहले में हम A से B तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखते हैं, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखते हैं, फिर यहाँ पे हम C से D तक आइसोथर्मल कंप्रेशन देखते हैं, और फिर एडियाबैटिक D से A तक कंप्रेशन देखते हैं। आइसोथर्म का मतलब होता है ऐसी कर्व जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करे। एडियाबैटिक ऐसी कर्व जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास। तो हम पहले देखते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन A से B तक किस बुनियाद पे हुई है। A से B तक जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है तो उसमें क्या होता है कि ये Q1 हीट ऑब्जर्व करता है T1 टेम्परेचर पे, क्योंकि हमें पता है कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब चेंज इन हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जितनी हीट चेंज होगी उतना ही टेम्परेचर चेंज होगा। अब B से C तक एडियाबैटिक क्या है आपके पास? एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? B से C तक हीट लॉस हो रही है, और C से D तक यहाँ पे आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है। मतलब जो सिस्टम है वो वापस अपनी पोजीशन की तरफ आ रहा है, इनिशियल जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ की तरफ आ रहा है। यहाँ पे Q1 हीट ऑब्जर्व हुई थी, तो यहाँ पे क्या होगा कि Q2 हीट निकल जाएगी, मतलब कोल्ड बॉडी से निकल जाएगी। यहाँ पे वर्किंग हो रही है और यहाँ पे निकल गई, और टेम्परेचर क्या था आपके पास? T2 था। अब यहाँ पे D से A तक एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो T1 टेम्परेचर लॉस हुआ था वो यहाँ पे दोबारा इन कर लिया जाएगा। और यहाँ ग्राफ से आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर कम हो रहा है और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये हमेशा बात याद रखना कि जब अगर प्रेशर या वॉल्यूम में से कोई चीज़ कम या ज़्यादा होगी तो दूसरी भी उसके लिहाज से कम या ज़्यादा होगी। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने जैसे ग्राफ में पढ़ा था, तो ग्राफ के मुताबिक हम यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं आराम से। गैस ऑब्जर्व हीट Q1 एट टेम्परेचर
T1 from hot reservoir. The process is represented by curve AB. मैंने जितना आसान अल्फाज में लिख सकता था मैंने लिखने की कोशिश की है। तो क्या हुआ यहाँ पे Q1 हीट ऑब्जर्व की, टेम्परेचर T1 था और बस ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि गैस जो है वो एक्सपेंड हुई है। एक्सपेंड होती ही उसने क्या कर दिया, उसका जो टेम्परेचर था वो T2 तक ड्रॉप हो गया, T1 से T2 हो गया। ठीक है, अब आइसोथर्मल कंप्रेशन की तरफ आते हैं। द गैस इन कंप्रेस्ड इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट T2 बाय रिजेक्टिंग हीट QO2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन के वक्त T2 हीट पे, जो T2 टेम्परेचर पे आपके पास हीट कितनी रिजेक्ट हुई है, Q2 हुई है। इसी तरह फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एफिशिएंसी, इस कार्नट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, कार्नट इंजन की एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो है W/Q1। Q1 क्या है, जहाँ से आपके पास हीट आ रही है, मतलब हॉट बॉडी। Q1 यहाँ पे क्या, किसको चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, HTR, मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को, जहाँ से हीट आ रही है। और वर्क क्या है, वर्क हमें पता है कि वर्क क्या होता है, Q1 माइनस Q2 होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है आपके पास। वर्क डिवाइड बाय इनपुट, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, W की जगह W की वैल्यू, अब W की वैल्यू क्या, Q1 माइनस Q2, तो W की जगह मैंने Q1 माइनस Q2 लिख दिया। अब अगर मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली ये इस तरह सॉल्व होता है कि Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, तो Q1 से कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब अगर टेम्परेचर हीट मेरे पास Q2 है, तो जाहिर बात है ये Q2 टेम्परेचर किसके बेस पे थी, T1 टेम्परेचर पे थी ना। हीट अगर Q2 थी तो टेम्परेचर T2 था, तो यहाँ पे Q2 की जगह हम T2 लिख देंगे और Q1 की जगह T1 लिख देंगे फॉर टेम्परेचर। ये फॉर हीट है और ये फॉर टेम्परेचर एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई है। बाकी जो कार्नट इंजन की जो थ्योरम है, इसका एंड में जो कार्नट इंजन का थ्योरम है, जो उसका कहना ये है कि प्रूफ क्या करना चाहता है, वो ये प्रूफ करना चाहता है कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। मतलब अगर ऐसा कोई भी इंजन जो सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा हो, दो डिफरेंट सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट इंजन होगा वो कार्नट इंजन होगा। इसके मतलब इनके इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई अभी तक ऐसा इंजन नहीं बना जो कार्नट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट हो।